चलिए, हमारा टॉपिक है आज का कि समन एंड वारंट केस में फ़र्क बताओ। ठीक है, तो समन केस में मैंने आपको बताया कि जी 2 साल से नीचे वाले जो भी ऑफेंसेस होते हैं वो सारे समन केसेस के द्वारा उसका ट्रायल चलता है। समन केस का मतलब होता है कि ट्रायल जो चलाना है उसका जो प्रोसीजर होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा कि जैसे समन केस में होगा। ठीक है, अब समन केस क्या होगा, वारंट केस क्या होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे इशू प्रोसेस करना है, किसी को सम्मन भेजने हैं, वारंट भेजने हैं, तो आप क्या भेजोगे आप? तो जनरल रूल है कि जी सम्मन ही भेजोगे आप वारंट नहीं भेज सकते। लेकिन सेक्शन 90 कहता है कि सम्मन के जगह आप वारंट भेज सकते हो अगर सेक्शन 90 की जो कंडीशन है वो पूरी हो जाए। तो 227 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है कि जनरल रूल क्या है कि सम्मन जाएंगे, वारंट नहीं जाएगा, वारंट नहीं जाएगा। लेकिन सेक्शन 90 कहता है कि सम्मन की जगह वारंट जा सकते हैं। ट्रायल जो होता है बहुत सिंपल होता है इनका, और एक सिंगल यूनिफाइड प्रोसीजर है 274 से लेकर 282 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर। तो समन केसेस का प्रोसीजर कहाँ पे दे रखा है? उधर का 274 से लेकर 282 BNSS तक का। समन केसेस जो हैं विड्रॉ भी किए जा सकते हैं कंप्लेनेंट के द्वारा। सेक्शन 280 बात करता है विड्रॉवल ऑफ समन केसेस के बारे में। तो समन केसेस जो हैं इनका विड्रॉयल भी हो सकता है। इसके ऊपर कोई चार्ज फ्रेमिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, देयर इज़ नो नीड ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। समन केस जो है वारंट केस में कन्वर्ट हो सकता है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 282 ऑफ BNSS। समन केस को वारंट केस में कन्वर्ट करने का सेक्शन कौन सा है? ये 282 BNSS। समन के जगह वारंट भेजने का सेक्शन कौन सा है? वो है सेक्शन 90। क्लियर हो गया? मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो उस प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं समन केसेस के अंदर। ये पढ़ेंगे अब जब हम आराम से पढ़ेंगे, मैं आपको फिर भी मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। वारंट केस होता है 2 साल से ऊपर वाला। ठीक है, इसमें मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो समन भेजे कि वो वारंट भेजे। ज़रूरी नहीं कि वारंट केस में वारंट ही भेजे जाएंगे, वारंट केस में डिस्क्रिप्शन होती है मैजिस्ट्रेट की कि वो समन भेजना चाहता है कि वो वारंट भेजना चाहता है। ठीक है, ट्रायल जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है। इसका 2 अलग अलग प्रोसीजर बता रखे हैं, वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट एंड वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज डन ऑन पुलिस रिपोर्ट। 267 से लेके 270 तक के जो सेक्शंस हैं वो अदरवाइज डन ऑन पुलिस रिपोर्ट के ऊपर है, और वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट है 261 से लेके 266 तक। ठीक है, तो यहाँ पर विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है, यहाँ पर विड्रॉल ऑफ पूरा केस होता है। ठीक है, ये पूरा केस है। यहाँ विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन है कि एक आध कोई चार्ज पे विड्रॉ कर दिया है, सारे चार्जेस से विड्रॉ कर दिया, और वो भी विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन जो होता है वो कोर्ट की कंसेंट से होता है। यहाँ पर कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कंप्लेनेंट जो है वो विड्रॉ कर सकता है केस को, तो ये कंप्लेनेंट कर रहा है विड्रॉ, और यहाँ पे विड्रॉ कौन कर रहा है? प्रोसिक्यूशन कर रहा है। लेकिन प्रोसिक्यूशन को कंसेंट लेना पड़ेगा कोर्ट से। हो तो यहाँ पे भी विड्रॉ रहा है और यहाँ पर भी विड्रॉ रहा है, लेकिन यहाँ कौन कर रहा है? हमारा बाबू, हमारा यहाँ पे कर रहा है कंप्लेनेंट बाबू मोशाए, और यहाँ पे कौन कर रहा है? प्रोसिक्यूशन कर रहा है, लेकिन कोर्ट की कंसेंट से। चार्ज फ्रेमिंग यहाँ पे मैंडेटरी है, चार्ज फ्रेमिंग से ही ट्रायल जो है शुरू होता है। वारंट केस कभी भी समन केस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग जैसी कोई भी प्रोविज़न यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है। तो ये डिफरेंसेस थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंसेस बना लिए आपने। अब ये क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? क्या प्राइवेट पर्सन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की? तो आप यहाँ पे डेफिनेशन सुनाओगे, टू क्लॉज आई में बता रखा है कि इन्वेस्टिगेशन मतलब वो प्रोसीडिंग जो कि एविडेंस कलेक्शन के लिए होती है, पुलिस ऑफिसर करता है, या फिर कोई पर्सन जो मैजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज हो वो कर सकता है। मैजिस्ट्रेट खुद नहीं कर सकता, क्योंकि ये कि नॉन जुडिशियल प्रोसेस है, नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ठीक है, नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को देखते वक्त ये थोड़ा सा एक अलग बात है, सेक्शन नंबर 175 में देखने को मिलेगी अभी आपको ये। अभी तो हम बिगिनिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को देखते हुए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो DSP साहब को बोल सकता है कि तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। ऑफिसर इंचार्ज तो SHO होता है, तो SHO से थोड़ा सा ऊपर होता है DSP, तो वो लोग कर लेंगे। अब HN रिश्वत वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। इसमें बोला गया कि इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है। आप स्पॉट पे विजिट करते हो, आप फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को असर्टेन करते हो, आप सस्पेक्टेड ऑफेंडर का अरेस्ट करते हो, डिस्कवरी करते हो, आप एविडेंस कलेक्ट करते हो, जैसे विटनेसेस एग्जामिनेशन करके, सर्च करके, सीजर करके, फोरेंसिक एग्जामिनेशन करके, मेडिकल थिंग्स का। आप साथ में फिर ओपिनियन बनाते हो कि इसको हम पुलिस रिपोर्ट भेजें कि अपना डिस्क्लोजर रिपोर्ट भेजें।
क्या एक्यूज़ को मजिस्ट्रेट के आगे भेजा जाए, पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी जाए कि ना करी जाए, इसका भी आप ओपिनियन बनाते हो। क्या प्राइवेट पर्सन नहीं कर सकता इन्वेस्टिगेट? बिल्कुल नहीं कर सकता जी, जब तक उसको मजिस्ट्रेट ऑथराइज ना करे। और चैप्टर नंबर 13 की इन्वेस्टिगेशन तो वो बिल्कुल कर ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन 225 के BNSS जो है, जैसे कि कंप्लेंट केस है, तो यहाँ पे प्राइवेट पर्सन जो है इन्वेस्टिगेट अगर मैटर को करता है तो उसके पास बिल्कुल सेम टू सेम जैसे एक ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन में पावर होती है, वो सब पावर इसके पास होगी, सिवाय अरेस्ट विदाउट वारंट की। उसको वारंट पे वो कभी भी अरेस्ट नहीं कर सकता, मतलब विदाउट वारंट वो कभी भी प्राइवेट पर्सन किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे मेंस के। अब एक बार हम डेफिनेशन के इंडेक्स को अच्छे से याद कर लेते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। तो जी सबसे पहले तो आता है Z से शुरू करते हैं। Z जो है हमारा वारंट केस है, ठीक है। उसके बाद Y जो है वो है विक्टिम, ये इम्पॉर्टेंट है सारी की सारी। और Z के साथ आप पढ़ते हो ZX, ठीक है। तो ये है समन केस, Z के साथ X लगाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद अगली इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी कि पुलिस रिपोर्ट 2 क्लॉज T के अंदर, तो T जो है वो तुमको बता रहा है पुलिस रिपोर्ट के बारे में। तार आया है जी, तार, टेलीग्राम आया है, कुछ आया है ना, तो पुलिस रिपोर्ट आई होती है। तो S है प्लेस, और R है ऑफिसर इंचार्ज, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस 2 O में है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये याद रख लेना आप, ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ पे है इसमें? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो है वो आपके हैं G में, OG, ठीक है। ये कॉग्निजेबल और ये नॉन कॉग्निजेबल। उसके बाद कंप्लेंट आती है, H के अंदर कंप्लेंट आती है, ये आप याद करना है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो आती है वो आती है आपकी 2L में, L फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब मुझे लगता है कि जैसे नई चीज़ आई है, जैसे बेल बॉन्ड और बॉन्ड आया है ना, तो D में है बेल बॉन्ड, और E में है बॉन्ड। ये इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है कि ये पेपर में आपको पूछ लेगा, क्योंकि नया है, ठीक है, क्लियर हो गया। और इंक्वायरी बचता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आपसे पूछ लेंगे। I जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को याद करना पड़ेगा, और K जो है वो इंक्वायरी है, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डेफिनेशन से आप फटाफट याद करो, कवर करो और इसको ख़त्म करो, ठीक है। ओके, इसमें और तो कुछ नहीं पता। तो ये था जी आपका क्या कहते हैं डेफिनेशंस पार्ट 3 4 5। अब हम 3 4 5 की बात करें तो 3 आपको पढ़ने की नीड नहीं है, 4 भी आपको पढ़ने की नीड नहीं है, और 5 भी आपको पढ़ने की नीड नहीं है। आपको मैं सीरीज द लॉ के ज़रिए समझा दूँगा बाद में, ठीक है।